यस स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आपको पता है, आप अगर नीट में जाएंगे तभी एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, आप जेईई मेंस में जाएंगे तभी एक न्यूमेरिकल कंफर्म है। और अगर हम आईआईटी एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस में बेटा इसका सेपरेट न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन ये जनरली वर्क, पावर, एनर्जी इन सब के साथ या लॉज ऑफ मोशन के साथ मिक्स होके हमें एक न्यूमेरिकल देता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन कंफर्मली न्यूमेरिकल देता है। तो अपन प्रोजेक्टाइल पे बात करेंगे। इस पे बात करते करते हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले बात आती है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या वो पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं, समझा देता हूं कि रियल में प्रोजेक्टाइल है क्या। आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले ये लो चैप्टर भी डाल देता हूं मैं कंफर्मली ताकि हमें रहे। तो ये मैंने चैप्टर आपका स्टार्ट किया प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब याद रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन कोई नई चीज नहीं है। अभी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था? आपने पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आप याद करो, आपने या तो बॉडी को हॉरिजॉन्टल में मूव कराया था या फिर आपने बॉडी को वर्टिकली मूव कराया था, अप या डाउन। तो अब हम प्रोजेक्टाइल में क्या करने वाले हैं? हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन को कंबाइन करने वाले हैं। तो इसका कहने का मतलब हुआ, अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, या अपन ऐसे बोल दें, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन। कहने का मतलब है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल बनाने जा रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल कोई नई चीज नहीं है। स्ट्रेट लाइन में या हॉरिजॉन्टल में होने वाले वन डायमेंशनल मोशन और वर्टिकल में होने वाले वन डायमेंशनल मोशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो जो मोशन बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो देखिए आपको ये मैंने लिया हॉरिजॉन्टल, ये मैंने हॉरिजॉन्टल, और प्लस ये मैंने आपको बताया वर्टिकल। तो ये मैंने वर्टिकल लिया। ठीक है, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन इज इक्वल टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मोशन डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन। अब थोड़ा सा ध्यान देना हो, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, इसको समझाने के लिए अब डायग्राम में अपन आते हैं। डायग्राम में जैसे मैंने आपसे बोला हॉरिजॉन्टल, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है ना। इसको थोड़ा हटाता हूं मैं, ये अच्छा नहीं बना। पार्टिकल कहां मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, पार्टिकल मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। प्लस अब सपोज मैंने स्मॉल एम मास की बॉडी को अप में भेजा, ये एच हाइट तक गई और कैच कर लिया। अप में भेजा, एच हाइट तक गई, कैच कर लिया। तो ये मोशन इन वन डायमेंशन इन हॉरिजॉन्टल या मोशन इन वन डायमेंशन इन वर्टिकल। अब आपको क्या करना है? आपको इन दोनों मोशन को कंबाइन करा देना है। आपने दोनों मोशन को कंबाइन करा दिया, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप बॉडी हॉरिजॉन्टल में भी मूव करे और वर्टिकल में भी मूव करे। तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये दोनों मोशन एक साथ कराइए तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो वर्टिकल ऊपर जा रहा था उसमें हॉरिजॉन्टल आएगा तो ये मूव कर जाएगा।
तो जब आप ये दोनों मोशन एक साथ कराएंगे तो ये पार्टिकल आपका इस टाइप से मूव करेगा, तो इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डेफिनेशन बेटा कितनी अच्छी बन गई हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डेफिनेशन आ गई, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन। तो प्रैक्टिकली आपको समझ में भी आ गया कि प्रोजेक्टाइल कोई नई चीज नहीं है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कवर हो गया। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल में बात करें तो प्रोजेक्टाइल जो हमारे पास आता है तो रियल में ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहले हमें मिलता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हम हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। फिर सेकंड टाइप बनता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम किसी पर्टिकुलर हाइट पे आके बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। फिर बनता है हमारा प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन जो है उसमें हम किसी इंक्लाइन प्लेन पे जाके बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे। रियल में क्या था, प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के जो न्यूमेरिकल हैं वो जनरली ऑब्लिक प्रोजेक्शन वाले से बनने लगे उन्हीं फॉर्मूलों से। इसलिए अब ये हमसे पूछा जाने वाला जो पार्ट था ऑब्लिक प्रोजेक्शन वो काफी कम कर दिया गया। जनरली आईआईटी एडवांस वाले इसको फॉलो करते हैं, वो डिमांड करते हैं इसमें से न्यूमेरिकल, और लोग ज्यादा न्यूमेरिकल डिमांड नहीं करते क्योंकि जो न्यूमेरिकल है वो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि उन न्यूमेरिकल्स को हम कितनी आसानी से ऑब्लिक प्रोजेक्शन से ही कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि भैया ये मोशन है क्या। अब आपको थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली बता देता हूं बेटा। थोड़ा सा मैंने आपको मैथमेटिकली बताया। मैथमेटिकली अगर मेरे को प्रोजेक्टाइल मोशन चाहिए तो आप थोड़ा सा चेक करना बेटा। ठीक है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में कब मूव करती है? बॉडी स्ट्रेट लाइन में कब मूव करती है? जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना रखते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये जो मोशन है ये मोशन कब डेवलप होगा? ये मोशन बेटा डेवलप होता है 0 डिग्री और 180 डिग्री पर। तो ये आ गया 0 डिग्री और 180 डिग्री। इस केस में आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इस समय अगर हम लोग बात करें तो देखो पहले मैंने कहां भेजा, अप में, तो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। ठीक है, तो 0 180 पे हमें क्या मिलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन मिल जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल में ये जो एंगल है, ये जो एंगल हमारे पास थीटा है, तो प्रोजेक्टाइल कब बनेगा? प्रोजेक्टाइल बनने के लिए 0 और 180 के अलावा कोई एंगल होना चाहिए। अब आपके सामने आता है कि 0 और 180 के अलावा 90 डिग्री भी हो सकता है, तो याद रखना 90 डिग्री पे हमेशा सर्किल बनता है, मतलब सर्कुलर मोशन बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैथमेटिकली प्रोजेक्टाइल मोशन हमें कब मिलता है? पार्टिकल प्रोजेक्टाइल को कब फॉलो करता है? ये उस समय फॉलो करता है व्हेन थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तो अब कंफर्म हो गया, ये हमारा थियोरेटिकली, ये हमारा ग्राफिकली और ये हमारा मैथमेटिकली। तो हर टाइप से हम समझ गए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और कब आएगा। तो मैथमेटिकली याद रखना कि ये कब आएगा? when theta not is equal to 0 90 180, यानी कि हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 0 90 180 इन तीनों के अलावा किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो जो मोशन डेवलप होगा वो होगा हमारा कौन? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग टाइप पे बात करेंगे। ठीक है, तो अपन जरा टाइप पे बात करते हैं, थोड़ा सा अपन टाइप पे बात करेंगे। तो देखिए अपन इसको जरा टाइप पे बात कराते हैं आपको। तो हम कितने टाइप से मोशन कर सकते हैं? तो मैंने आपको टाइप बताया था। तो फर्स्ट हमारे पास आता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है।
ऑब्लिक प्रोजेक्शन मैंने बताया कि हम लोग पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं। सेकेंड नंबर, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन। सेकेंड नंबर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। सेकेंड नंबर, आ गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम किसी हाइट पे जाके बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे। और थर्ड नंबर मेरे पास आता है बेटा प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब डायग्राम वाइज अगर आप हम देखना चाहें, डायग्राम वाइज ये कैसे होंगे, तो देखो डायग्राम वाइज आपको दिखा देता हूं। अगर हमें ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन हमारा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से किसी भी एंगल पर हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड नंबर मेरे पास कौन आया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, किसी हाइट पे जाते हैं बेटा। मान लीजिए कोई बिल्डिंग या टावर होगा, यहां से हम एक स्मॉल एम मास की बॉडी को, यहां पे हमने एक स्मॉल एम मास की बॉडी को रखा हुआ है। अब इस स्मॉल एम मास की बॉडी को हम यहां से प्रोजेक्ट करेंगे। तो जब हम स्मॉल एम मास की बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, इनिशियल स्पीड u होगा, तो ये इस टाइप से ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगी, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब इसको देख लेते हैं, इसमें हम कैसे करते हैं, इस टाइप से। ये हमारे पास सपोज ये एंगल थीटा है। अब यहां से हम एक स्मॉल एम मास की बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे और वो इस टाइप से जाएगी, ठीक है। सपोज ये मेरे पास थीटा 0 था और ये मेरे पास थीटा है, u स्पीड से हम इसे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें 3 टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन मिलने वाला है। जनरली एनसीईआरटी में भी इस पे बात नहीं होती, 11th क्लास में इसको टच नहीं करते, नीट में भी काफी कम टच करते हैं, जेई में, ठीक है, और आईआईटी एडवांस मतलब मेंस और एडवांस में इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके बेटा बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक उठाता हूं, कौन सा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। काफी अच्छा टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल कंफर्म देके जाता है ये हमें। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन आपके लिए हम लेते हैं। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन मैंने आपके लिए लिया बेटा। इसको समझने के लिए इस टाइप से मैंने एक्सिस बना ली। सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। आप सबको पता है ये ओरिजिन है, ओरिजिन, यस बेटा, ठीक है। तो यहां से हम एक स्मॉल एम मास की बॉडी को प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल एम मास की बॉडी को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया। जब इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो इसने हॉरिजॉन्टल से एंगल फॉर्म किया, कितना, थीटा। तो स्मॉल एम मास की बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक। अब देखते जाइए, आप टर्म को समझते जाइएगा, है ना, और एक एक टर्म को अच्छे से समझना। ये सारे के सारे टर्म जो है ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये मान के चलना मैं जो भी वर्डिंग आपको दूंगा वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है और एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखते हैं अपन यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया, अगर हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो u के कंपोनेंट्स करेंगे। कंपोनेंट्स मैंने किए, तो इस साइड में कौन आएगा, u cos थीटा, ठीक है।
तो कंपोनेंट किए मैंने, तो ये आ गया बेटा u cos थीटा, और इस साइड में कौन आएगा, u sin थीटा। ठीक है, इसको भी जरा सेम कलर में लाता हूं मैं ताकि आपको क्लियरली डिफाइन होते रहे। ये आ गया u cos थीटा, कंपोनेंट्स कर दिए u के, तो ये बनता है मेरे पास u cos थीटा और ये बनता है u sin थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो जब हमने उसको प्रोजेक्ट किया, तो जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको प्रोजेक्ट करने के बाद सपोज एक बॉल है, बॉल को मैंने फेंका, तो हम जब उसमें फोर्स अप्लाई कर देते हैं, लास्ट टाइम जैसे ही उसने मेरी हाथ की सरफेस को छोड़ा, हथेली को छोड़ा, तो जैसे ही छोड़ा उस पे हॉरिजॉन्टल में लगने वाला फोर्स बंद हो गया ना। तो जब हम किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्शन के बाद हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, प्रोजेक्शन के बाद नहीं कर रहा, तो हॉरिजॉन्टल में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। अब सोचो, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, क्लियर ना। तो आफ्टर प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना, जीरो। फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं, मतलब वेलोसिटी कैसा रहेगा, सेम। कहां, हॉरिजॉन्टल में। तो इस पॉइंट का हम लोग काफी यूज करते हैं। तो देखिए, आफ्टर प्रोजेक्शन अगर मैं किसी भी पॉइंट पे बात करूं, सपोज मैंने यहां बात किया, तो इस पॉइंट पर भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। मैंने इस पॉइंट पे भी बात किया, तो इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। इस पॉइंट पे बात किया तो इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। मैंने कहा यही बात कर लेते हैं, तो यहां भी क्या होगा, u cos थीटा। तो अब हमें पता चल गया ना, आफ्टर द प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम, या बोल सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम। तो ये पॉइंट हमारा काफी काम का है, बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है कि जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट में रखते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में डालते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम रहता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट सेम नहीं रहता बेटा। ठीक है, क्या है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स नहीं था, फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, चेंज इन वेलोसिटी नहीं, लेकिन वर्टिकल में जब ये जाता है तो ग्रेविटी उसको कहां खींचती है, नीचे, तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो वर्टिकल में ऐसा नहीं होता है, वर्टिकल में ये बॉडी अप में जाती है, ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो कंटीन्यूअसली इस पे फोर्स कहां आ रहा है, नीचे। तो नीचे फोर्स आ रहा है, बॉडी मूव कहां करा रहे थे, ऊपर, ग्रेविटी कहां खींचे थे, नीचे, अपोजिट में, तो वो इसकी स्पीड को क्या करता है, कम करता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम, लेकिन वर्टिकल में ऐसा नहीं होगा। वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद द टाइम। वर्टिकल कंपोनेंट कंटिन्यूअसली क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करेगा, याद करो, जब कोई बॉडी अप में भेजते हो तो आप इक्वेशन क्या लगाते हो, मैं यहां लिख के दिखाता हूं। आप इक्वेशन लगाते हैं v = u - g × t। आप इस इक्वेशन का यूज करते हैं, तो उसी इक्वेशन का यहां यूज करो। इनिशियल में है, तो इनिशियल में बेटा इसके पास स्पीड u की जगह कितना है, u sin थीटा। तो अब u sin थीटा को t टाइम, मान लीजिए यहां तक आने में t टाइम लगता है, तो ये क्या बनेगा, u sin थीटा माइनस gt। क्लियर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम बट द वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद द टाइम। वर्टिकल कंपोनेंट जो है कंटिन्यूअसली टाइम के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब देखिए, जैसे जैसे हम अप में जाते जाएंगे, जैसे जैसे अप में जाते जाएंगे, तो जब हम अप में जाएंगे तो t का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज। जब t का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब gt का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, u sin थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी टाइम आएगा जब gt का वैल्यू u sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो जब gt का वैल्यू u sin थीटा के इक्वल हो जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। तो पार्टिकल अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, तो बेटा अब हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो यही होता है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। क्लियर हो गया। ठीक है,
तो पार्टिकल ने अब ऊपर जाना बंद कर दिया। अब याद रखना ये बन गया हमारा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको वर्टिकल वेलोसिटी कितना मिल रहा है, 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल कितना है, u cos थीटा। तो आपसे पूछा जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है क्या, तो आप याद रखेंगे वेलोसिटी 0 नहीं होता, केवल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी वहां प्रेजेंट है। तो अपन बोलेंगे ओनली वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, सो इट इज नॉट राइट, सो वी कैन नॉट से दैट द वेलोसिटी इज 0, वी कैन से दैट ओनली वर्टिकल कंपोनेंट इज 0। ठीक है, ये मेरे काम की बात थी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, वेलोसिटी 0 नहीं है। अगर वेलोसिटी 0 होता तो फिर तो ये नीचे गिर जाना चाहिए था, है ना, यहीं पे आके टप से नीचे गिर जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर अभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा प्रेजेंट है। ठीक है, चलो ये टॉप मोस्ट पॉइंट भी मिल गया मेरे को। अब हमने कहा कि यहां तक ठीक है पार्टिकल अपने मोशन कर लिया, अब वापस भी तो आएगा ना। अब इसको वापस लाते हैं, जब वापस आएगा तो आप इक्वेशन क्या यूज करते हो, आप बोलते हो v = u + gt होना चाहिए, v = u + gt के लिए आप बात करते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये अप में जा रहा था तो u काम कर रहा था u sin थीटा, अब ये बढ़ती डाउन में आएगा तो ये इनिशियल का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, इनिशियल का। तो इस केस में ये u आपके लिए 0 बन जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो आप बोलेंगे v = कौन, gt डैश। पहले का टाइम t था तो आपका टाइम क्या लेना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट, तो क्या लेंगे, t डैश। तो जब ये डाउन में आ रहा है तो u की जगह 0 आ जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास कितना, ये बनेगा बेटा gt डैश, ये बन गया मेरे पास कितना, gt डैश। ठीक है, अब मोशन इन वन डायमेंशन याद करो। मोशन इन वन डायमेंशन मेरे से कहता है कि हम जिस हाइट पर जाकर वेलोसिटी को 0 कर रहे थे, मतलब आप ऐसा सोचिए ये u sin थीटा, तो u sin थीटा जिस हाइट पे जाके 0 हुआ था, अगर हम इसको वर्टिकल आने दें, डाउन में आने दें, तो ये 0 फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, u sin थीटा में। क्योंकि जब तक मोशन इन वन डायमेंशन हमने पढ़ा तब तक फ्रिक्शन था ही, जब फ्रिक्शन था ही नहीं तो फिर हमें पता है कि हमारी स्पीड जितनी हाइट पे जाके 0 होगी, अगर हम उसी हाइट से गिरेंगे तो वही 0 उस स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगे, तो इस पर स्ट्राइक करेंगे तो ये हमारा u sin थीटा से 0 बना था, तो 0 से क्या बनेगा, u sin थीटा। तो बेटा ये मिलेगा मेरे को क्या, u sin थीटा। क्लियर हो गया। अब ये आ गया u sin थीटा, ये आ गया u cos थीटा। अब आप याद करो जरा, अगर ये u sin थीटा, ये u cos थीटा, तो पक्का ये स्पीड u बन जाएगा, पक्का ये स्पीड क्या बन जाएगा, u। अगर ये u है और ये u cos थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहां से मेरे को दो और ऑब्जेक्टिव पता चलते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव मेरे से कहते हैं कि आफ्टर द प्रोजेक्शन, ठीक है, ये मेरे से कहते हैं, एक मिनट रुकिएगा, यस, तो ये मेरे से कहते हैं कि जब कोई बॉडी ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइकिंग के समय स्पीड भी वही रहती है जिससे हमने इनको भेजा था। स्ट्राइकिंग के समय स्पीड भी वही रहती है जिससे हमने इसको भेजा था, और एंगल भी वही रहता है जिस पर हमने इसे प्रोजेक्ट किया था। तो अपन बोल सकते हैं एट द स्ट्राइकिंग पॉइंट द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या अपन ऐसे बोलते हैं एट द स्ट्राइकिंग पॉइंट speed is same with which it can project या it was project। तो जिस स्पीड से आप प्रोजेक्ट करते हैं उसी स्पीड से पहुंचती है, और जिस एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं उसी एंगल पे ही मिलती है ना। आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते समय बैट्समैन जब बल्ले को उठा के मारेगा, बल्ले को उठा के मारा तो एंगल कैसा है, मैक्सिमम। तो कैच लेने में इजी पड़ता है, क्यों, क्योंकि उस समय भी एंगल कैसा है, मैक्सिमम। ठीक है, और बेचारे ने बल्ले को दबा के मारा, अब कैच लेना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, देखो
एंगल कैसा है, मिनिमम, तो यहां भी एंगल कैसा आया, मिनिमम। क्लियर ना। अब देखो जब बल्ले से बॉल को मारता है तो धीमे से ही मारता है, पूरी ताकत लगाता है, क्यों, यहाँ स्पीड जितनी ज्यादा है उतनी स्पीड यहाँ होगी, तो जितनी स्पीड से बॉल को हिट करेगा उतनी स्पीड से बॉल आएगी, जितनी स्पीड से बॉल आएगी उतनी स्पीड से आती हुई बॉल को जब वो पकड़ेगा तो सबसे ज्यादा चांस है कि बॉल उसके हाथ से बाहर निकल जाए, यानी कैच छूटने का चांस सबसे ज्यादा। तभी तो कॉन्सेप्ट बनाया गया इस टाइप से कैच लेने का। ठीक है, तो चलिए यहां से मेरे को दो और कॉन्सेप्ट मिल गए कि हम जिस स्पीड से भेजेंगे स्ट्राइकिंग भी उसी स्पीड से होगी और एंगल भी कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, अब हम इसमें पॉइंट वाइज स्टडी स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम में पॉइंट वाइज स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट वाइज स्टडी स्टार्ट की मैंने पॉइंट वाइज, तो मैंने कहा कि काम करते हैं हम आपके लिए पॉइंट वाइज में। सपोज हम किसी एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इस पॉइंट को मैंने कुछ नाम दे दिया, मान लो मेरा मन किया इस पॉइंट को P नाम दे देता हूं, तो इस पॉइंट को मैंने P नाम दिया हुआ है, ये पॉइंट P नाम दे दिया मैंने। अब सपोज ये जो पॉइंट है ना, इस टाइप से, ठीक है, इसको थोड़ा सा थोड़ा कट मार देता हूं, ये ऐसे। ठीक है, मान लीजिए स्मॉल टी टाइम में बॉडी इस पॉइंट P पर आती है, तो स्मॉल टी टाइम में बेटा ये हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, x। हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर करेगा कितनी, x। वर्टिकल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, y। वर्टिकल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, y। तो पहले अपन ये चेक कर लेते हैं कि स्मॉल टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हॉरिजॉन्टल में अपन ने x लिया और वर्टिकल में अपन ने y ले लिया। अब देखो हॉरिजॉन्टल में आ गया, वर्टिकल में आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन मैं यही दिखा देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज मेरे काम की है, ज्यादा मैं आपको इतना डायग्राम हटा के दिखा सकता। अब इसके लिए मैं इधर आ गया, x का कैलकुलेशन दिखाना है हॉरिजॉन्टल में। तो देखो x इज इक्वल टू, पॉइंट वाइज समझिएगा, आपने जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, और एक्सेलरेशन नहीं है तो वहां पर हम इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए ना, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होना चाहिए। तो हम इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपल लगाना चाहिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें कोई हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, अब हम सिंपल अप्लाई करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मेरे पास हॉरिजॉन्टल में कितना था, u cos थीटा, यहां तक आने में टाइम कितना लगा, t, तो ये मिल गया मेरे को इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कवर की गई है उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए कवर्ड करके रख दिया, किस फॉर्मूले का, जहां जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। अब बेटा हम जरा वर्टिकल में आते हैं आपके लिए। वर्टिकल में बात कर रहे थे, वर्टिकल में h पे। अब वर्टिकल में तो फोर्स है ना, बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो फोर्स कौन सा, रिटार्डेशन वाला। तो यहां पर फोर्स है मतलब रिटार्डेशन है, फोर्स अपोजिट में लगता है तो रिटार्डेशन बनता है। जहां रिटार्डेशन आया, जहां एक्सेलरेशन आया, वहां कौन बन जाएगा, वहां बन जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होंगे, अप्लाई करो तो अपने पास होता है ना इक्वेशन h इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, रिटार्डेशन की वजह से। तो ये मिलता है मेरे को y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये x के लिए बना और ये बन गया मेरे पास y के लिए। अब हम यहां से ना t का वैल्यू उठा लेते हैं। यहां से मैंने t का वैल्यू उठाया तो t इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट से क्या बन जाएगा, एक्स वाई u cos थीटा। इस वैल्यू को यहां पुट कराते हैं,
तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा, टी की जगह कितना एक्स वाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यू से यू कैंसिल करा लेता हूं मैं, तो y इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया y का इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर ही शो करता है कि ये पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा। मैं नाम भी डाल देता हूं इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, फर्स्ट फेज में हम थ्योरी क्लियर करेंगे, सेकेंड फेज में हम उनके न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो बेसिक न्यूमेरिकल हैं उनको हमें साथ में ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हम लोग कहां तक आ गए? हम लोग आ गए स्मॉल टी टाइम में हॉरिजॉन्टल में कवर की गई डिस्टेंस x, वर्टिकल में कवर की गई डिस्टेंस y, और फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब पहले हम देख लेते हैं जरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के न्यूमेरिकल होते कैसे हैं। फिर जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के न्यूमेरिकल हम कर लेंगे तब फिर हम लोग दोबारा से इस पे बात करेंगे। तो मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के न्यूमेरिकल पे तैयारी शुरू की, इसको थोड़ा ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे अपन बात करेंगे। ये देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मेरे को किस टाइप के न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। सपोज इन्होंने बोल दिया y इज इक्वल टू √3x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ये कोई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे दी, y इज इक्वल टू √3x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। अब हमसे डिमांड कर रहे हैं फाइंड द u एंड थीटा, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, फाइंड u एंड थीटा। तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड फाइंड करने, चलिए फाइंड करते हैं बेटा। इधर मैंने आपके लिए सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन इक्वेशन उठा लो। तो आपने पहले गिवन इक्वेशन लिया, गिवन इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू √3x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन उठाने के बाद अब आप क्या करो, आप इसका कंपैरिजन कर दो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो आपने रिटन कर दिया ना कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ये बनता है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया मैंने। अब देखो कंपैरिजन स्टार्ट करो तो देखो ये कौन है, tan थीटा। tan थीटा की जगह यहाँ कौन है, √3। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे ये आपको मिलता है, एक गलती से आ गया, इसको उड़ाना पड़ेगा, उड़ा दिया। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही उड़ गया भाई, रुको। हाँ, तो ये है हाफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें से हाफ एक्स स्क्वायर छोड़ दो, रिमेनिंग पोर्शन उठा लो। उठा लिया, कंपैरिजन शुरू करो। √3 इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। अब देखो √3 को tan में कन्वर्ट करो, √3 को tan में कन्वर्ट करो तो ये tan में किसका वैल्यू है, tan 60 का। ये किसका वैल्यू बेटा, tan 60 का। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है ना, तो tan थीटा।
तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। एक पता चल गया। अब जरा यहां बात करते हैं, यहां लेंगे g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। रिमेनिंग पोर्शन वैल्यू कितनी 1। अब आप क्या करो, u फाइंड करना है, तो आप ना u स्क्वायर इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 60 डिग्री ले लो। अप्लाई किया मैंने, g का वैल्यू कितना रखेंगे 10, g का वैल्यू कितना 10, cos 60, cos 60 का वैल्यू वही जो sin 30 का है कितना 1/2, cos 60 मतलब sin 30 कितना 1/2, इसका स्क्वायर मार दो तो ये आ गया 10 और ये आ गया 1/4। फाइनली आपको मिलता है 40। फाइनली आपको कितना मिलता है 40। तो आप बोल सकते हैं ना u इज इक्वल टू कितना √40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व कर लेंगे वरना कोई जरूरत नहीं मेरे को। ठीक है, तो इस टाइप से हमें कुछ न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं बेसिक। या तो हमें u और थीटा का वैल्यू देगा, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी पूछेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू में आना, पुट कर देना, u और थीटा आ जाएंगे। नहीं तो इक्वेशन देगा और उसमें से वैल्यू निकालने बोलेगा। ठीक है, इजी है। तो इस टाइप से हम लोग इसके न्यूमेरिकल आसानी से कर लिया करेंगे, यहाँ हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम अपना वापस आते हैं। जब अपन वापस आएंगे तो याद रखना अपन अभी पी पॉइंट पे बात कर रहे थे। ठीक है, अपन बात कर रहे थे कहां पर, पी पॉइंट पे। तो मैं पी पॉइंट पे फिर से वापस आता हूं क्योंकि हमारा सारा तो इसी डायग्राम में डिपेंड है। पी पॉइंट पे अपन वापस आ गए, x आ गया, y आ गया, कोई टेंशन नहीं है। अब सोचो स्मॉल टी टाइम पर इसने एंगल फॉर्म किया, तो इस एंगल को कुछ अपन नाम दे देते हैं। इस एंगल को अपन कुछ नाम दे देते हैं। मैंने मान लिया ये एंगल अल्फा फॉर्म हो रहा है। वही पहले एंगल क्या था थीटा, अप में जा रहा है, एंगल चेंज होता जा रहा है। स्मॉल टी टाइम के बाद जब भी पी पॉइंट पे आएगा तो एंगल कितना मैंने सपोज कर लिया अल्फा, तो इसने एंगल फॉर्म किया हुआ है कितना अल्फा। ठीक है, चलिए अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर इसके पास जो स्पीड है वो स्पीड v है। स्पीड कितनी है v। अब मेरे से क्या क्या यहाँ पी पॉइंट पे क्या क्या पूछा जा सकता है उस पर बात करते हैं। तो एक तो सबसे पहले हमसे स्पीड पूछी जा सकती है। ठीक है, दूसरा स्पीड अगर आ गया, स्पीड अगर आ गया तो मोमेंटम पूछा जाएगा, वो भी बता दोगे। और मोमेंटम आपने बता दिया, स्पीड से मोमेंटम भी बताओगे, काइनेटिक एनर्जी भी बताओगे। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर स्पीड फाइंड करना है। स्पीड फाइंड करने का इस पॉइंट पे मेथड क्या होगा, इस पे जरा बात कर लेते हैं बेटा। इस पॉइंट पे स्पीड फाइंड करना है तो स्पीड फाइंड का मतलब मेरे को मेथड अप्लाई करना है, तो हम इस पोर्शन को ले लेंगे। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर मेरे को क्या दे देंगे, स्पीड दे देंगे। कैसे करना है देखिए, क्लीनिंग फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, स्पीड फाइंड करना है। डायग्राम आपके पास है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। अप्लाई कर दिया, सॉल्विंग ले लेते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा। ठीक है, 2u gt sin थीटा। थोड़ी सॉल्विंग कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो अपन इसको ऐसे डील करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसमें से u स्क्वायर कॉमन ले लिया अपन ने, प्लस
जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन सबको पता ही है, तो आप बोल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन ऑफ थीटा। तो फाइनली अपन बोल सकते हैं कि मेरे पास स्पीड कितना आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये मेरे पास स्पीड आ गया। तो कहने का मतलब है कि एट एनी टाइम, किसी भी टाइम अगर मेरे से स्पीड डिमांड किया जाएगा तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, u और थीटा का वैल्यू गिवन रहता है, g10 अप्लाई कर देंगे, अगर एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है तो 9.8 अप्लाई करेंगे और बस टाइम पुट करते ही स्पीड आ जाएगा। तो आप ना किसी भी टाइम पर जब स्पीड फाइंड कर सकते हैं तो किसी भी टाइम पर ऑटोमेटिक आप काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, किसी भी टाइम पर आप मोमेंटम बता सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम लोग यहाँ पर आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, एक ये पोर्शन अपना अच्छा न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व हो गया। अब मैंने कहा नेक्स्ट मेरे से और क्या डिमांड किया जा सकता है इस पी पॉइंट पे, तो नेक्स्ट के लिए फिर वापस चलते हैं हम डायग्राम पे, क्योंकि डायग्राम में मेरा सब कुछ बताएगा मेरे को। इन्होंने स्पीड पूछा, हमने स्पीड बता दिया। अब ये हमसे कहेंगे ये बताओ स्मॉल टी टाइम के बाद एंगल कितना बनेगा, स्मॉल टी टाइम के बाद एंगल कितना बनेगा। तो चलो अब एंगल अल्फा मेरे को फाइंड करना है, फिर अपन चलते हैं ब्लैंक स्पेस के पास। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो डिमांड करो बताएंगे। स्मॉल टी टाइम के बाद बनने वाला मेरे पास एंगल क्या था, अल्फा। मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला उसमें, तो देखो आप सभी को मालूम है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, u sin थीटा माइनस gt। अप्लाई करेंगे u sin थीटा माइनस gt, बेस मेरे पास कितना है u cos थीटा। ठीक है, सॉल्विंग करना है बस। अप्लाई कर दिया मैंने, दोनों टर्म में सेपरेट सेपरेट, तो ये आता है u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा। तो आपको मिलता है u और u कैंसिल कर देते हैं अपन। ठीक है, तो आपको मिलता है स्मॉल टी टाइम के बाद बनने वाला एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस gt बाय u cos ऑफ थीटा, gt बाय u cos ऑफ थीटा। तो अपन कह सकते हैं कि स्मॉल टी टाइम के बाद अगर मेरे से कभी भी एंगल की डिमांड की गई तो इतना। अब देखो स्मॉल टी टाइम पे आप क्या क्या कैलकुलेट करना सीख गए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, स्पीड, स्पीड से मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ आ गया स्मॉल टी टाइम के बाद बनने वाला एंगल। ठीक, तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल हमारे यहाँ से कवर होते हैं। अब स्मॉल टी टाइम, अब ये टी का वैल्यू पुट करते रहो, तो टी का वैल्यू पुट करते करते आप पूरे पाथ में कहीं भी कुछ भी पूछना चाहें आप बता सकते हैं। अब हमने कहा और न्यूमेरिकल कहाँ आते हैं, तो और जो न्यूमेरिकल है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आते हैं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैंने कहा टॉप मोस्ट के लिए फिर मेरे को चलना पड़ेगा भाई डायग्राम पे। चलो डायग्राम पे आ गए बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो अभी मेरे को जो बात करनी है वो आप मेरे को इस जगह बात करनी है बेटा, इस जगह पे। ठीक है, अब मेरे को इस जगह पे बात करनी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितने न्यूमेरिकल, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अभी भी प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल अभी भी प्रेजेंट है जो कि इसको हॉरिजॉन्टली मूव कराता है। तो अब यहां पर मेरे से क्या क्या पूछ सकता है बेचारा, मोमेंटम पूछेगा तो आप सीधे mu cos थीटा दे देंगे, कोई टेंशन नहीं, ये जल्दी आ जाएगा। अब हमने कहा और क्या पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है। ठीक है, एनर्जी पे चलते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है,
तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब यहां पे आप ऐसे सोचो, इनिशियल में एनर्जी, अब ये हमसे इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछेगा, इनिशियल में इतनी थी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी हो गई। तो इनिशियल में जो आपके पास एनर्जी है, तो इनिशियल में आपने सारी की सारी एनर्जी इसको काइनेटिक, जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी बॉल को फेंकेंगे तो सारी एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई कर देते हैं। तो आप याद रखना, स्टार्टिंग में आपके पास सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, मतलब आपकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये कितनी हो जाएगी, ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मैं फाइंड करने के लिए चलता हूं बेटा अपन अपने ब्लैंक स्पेस की तरफ। अपन यहां आते हैं, तो हमने कहा यस टॉप मोस्ट पॉइंट, हेडिंग बना देते हैं, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो इनिशियल में आपके पास सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो आपने सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दी पार्टिकल को। तो स्टार्टिंग में आपके पास काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर। स्टार्टिंग में आपके पास काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू है हाफ एम यू स्क्वायर। अब अपन टॉप मोस्ट पॉइंट पे आते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे सपोज काइनेटिक एनर्जी K डैश है, तो K डैश इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है, u cos थीटा, तो ये बन गई u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो अपन बोल सकते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी K डैश इज इक्वल टू कितना, हाफ एम u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हाफ एम u स्क्वायर किसका वैल्यू है, K का वैल्यू है, K का वैल्यू है। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं इसको, अपन बोल सकते हैं एट द टॉप मोस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी K डैश इज इक्वल टू क्या, K cos स्क्वायर थीटा। तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, एंगल दिया जाएगा, एंगल पुट करेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब सपोज किसी ने मेरे से कहा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल एनर्जी भी बता दो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी बता दीजिए, अगर इस टाइप से डिमांड किया जाए। ठीक है, आपको मालूम है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्टिंग में आपने सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई कर दी थी, तो टोटल एनर्जी आपके पास कितनी है, K। टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी है, K cos स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी मेरे को फाइंड करनी है, जब पोटेंशियल फाइंड करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, K माइनस K cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब याद करो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो अगर मैं यहाँ पर उसी चीज को अप्लाई कर दूं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आपको, मैंने आपको दिखाया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो अपन बोल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। पता है अपने को, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई किया तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी मेरे पास, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई और टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमने कहा नेक्स्ट और हमसे क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट और हमसे क्या पूछा जा सकता है। तो सारी चीज हमारी एक ही डायग्राम में है, तो कुछ भी पूछना है भाई, चलो कहाँ डायग्राम में आ गए। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इससे ज्यादा कुछ नहीं ना, हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट का काम।
यहाँ पे मैंने बता ही दिया, यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव बनेगा किसका, जीटी का, यू कॉस थीटा सेम ही था। इधर तक की हमारी सारी बात हो गई। अब इसमें जो टर्म डेवलप होंगे, जो पूछे जाएंगे, एक तो हमसे पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा। ठीक है, तो कंप्लीट जर्नी में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो एक तो मेरे को यहां से यहां तक का टाइम पूछा जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा। दूसरा, हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा जाएगा। और फिर पूछा जाएगा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इन तीनों के लिए अब हमें डेरिवेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलता हूं मैं अपनी जगह। डेरिवेशन अपन करने के लिए फिर से अपने फ्री स्पेस को देखेंगे कि हमें क्या मिल गया था। तो देखिए, अब यहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं, है ना। ये एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने लिया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द जर्नी। ठीक है, तो कंप्लीट जर्नी में जो टाइम लगा है। अब देखो, कंप्लीट जर्नी में जो टाइम लगा है, तो जब हम पार्टिकल को यूज कर रहे हैं, तो अब में मैंने भेजा था किससे, यू साइन थीटा से, मेन डायग्राम में है भी। फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के इसकी स्पीड कितनी हो गई थी, 0। स्पीड कितनी, 0। तो मैंने सपोज किया बेटा कि इसको ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम t लग रहा है। तो मोशन इन वन डायमेंशन कहता है कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में लगेगा। तो t अगर जाने में, तो आने में भी टाइम कितना लगेगा, t। तो अपन बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू क्या चलेगा, ट्वाइस ऑफ t। कैपिटल T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। इधर थोड़ा कैलकुलेशन ले लेते हैं। यहां से यहां तक के लिए तो बॉडी अप में जा रही है, आप अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जीटी, अप्लाई करवाया मैंने। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितना, 0। आपने किससे प्रोजेक्ट किया था, u साइन थीटा से। माइनस कौन बनेगा, gt। यहां से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, इस वैल्यू को यहां पुट करा लेते हैं, तो आपको मिलता है टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2, t का वैल्यू 2u साइन थीटा बाय g। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबको क्लियर ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट द जर्नी। ठीक है, अब जरा हॉरिजॉन्टल रेंज पे और बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, पार्टिकल ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया, तो ये हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कवर करता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके लिए बात करेंगे, तो ये मैंने लिया आपके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल चलेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आपने लिया r इज इक्वल टू स्पीड, हॉरिजॉन्टल में स्पीड बेटा कितनी, u cos थीटा, टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, वैल्यू पुट कराते हैं, r इज इक्वल टू u cos थीटा 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें ना अपन ट्वाइस लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बनता है साइन 2 थीटा। तो ये बन गया मेरे पास साइन 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला मैंने सेट कर दिया आपके लिए, तो मैंने लिया r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ थीटा बाय जी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया
फॉर्मूला किसका? हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब जब फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का आ गया तो जनरली हमसे डिमांड किया जाता है कि भाई आप ये बता दीजिए कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी कोई चीज मैक्सिमम करनी है तो उसे उसके जो एंगल है ना उसको बंद करना पड़ता है। तो अपन कर देते हैं यहां पे फॉर आर मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम के लिए साइन टू थीटा क्या करना है? 1 करना है। ठीक है, अब साइन में 1, तो साइन में 1 का मतलब साइन क्या हुआ? 90 डिग्री। तो आप कहना चाहेंगे ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, तो जब हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तो आर का वैल्यू कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? अब ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो अपन ले लेते हैं आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, अब ये तो एंगल आपने कितना कर दिया? 1 कर दिया, तो बचा कितना? आर मैक्सिमम यू स्क्वायर बाय जी। तो इस टाइप से हम लोग आ गए बेटा कहां तक? हॉरिजॉन्टल रेंज तक। ठीक है, चलिए फिर आगे